संविधान की इस श्रृंखला में हम लोग संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का पार्ट 1 कर चुके हैं। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 22 तक हम लोग कर चुके हैं। अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी हम लोग इसको कर रहे हैं। साथ में हमारा जो तरीका रहता है कि वीडियो से पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एक प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न की खोज में हम पूरी क्लास करते हैं। उसी संदर्भ में आज हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे अपने इस वीडियो में कि क्या राज्य के लिए सबकी नज़र में सब समान है? या राज्य को किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ और साथ में यह भी कि वह कौन सा अधिकार है जो आपको इन सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की बात करता है, जो रक्षा करने के लिए भी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक मौलिक अधिकार है, वो कौन सा है। इन्हीं सब प्रश्नों के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास मौलिक अधिकार भाग 2। आज हम लोग अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 35 तक देखेंगे और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो भी देखेंगे। ज्यादा देरी न करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 23 से शुरू हो जाता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 से 24 क्लियर। देखिए, उसके बाद से अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, ठीक है, ठीक ना? क्या कहना चाह रहा है कि मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो मानव के दुर्व्यापार में क्या-क्या मुख्य बातें शामिल है वो देखते हैं। देखिए, इसमें मानव को, महिलाओं, बच्चों को तथा किसी भी अन्य पुरुष को भी खरीदा-बेचा नहीं जाएगा। एक सामान की भांति कि नहीं ये लो, आप ये पेन ले लो, इसी तरह से ये महिला है इसको ले लो, इतने रुपए दे दो। एक खरीद-फरोख्त बिल्कुल नहीं होगा। ये भारत का संविधान आपको अधिकार देता है, ना किसी का होगा ना आपका होगा, ठीक है। साथ में अगला कहता है महिलाओं तथा बच्चों का व्यापार या वेश्यावृत्ति। बात वही आ गई, आधी बात वही है कि इनको ना व्यापार होगा इनका, चाहे शारीरिक व्यापार हो या कैसा भी व्यापार हो, और वेश्यावृत्ति में भी इनको नहीं ढकेला जाएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अगला कहता है देवदासी तथा दास प्रथा को प्रतिबंधित करना। ठीक है, दास प्रथा पहले के जमाने में देवदासी भी थी कि मंदिरों में भी जो है लड़कियों को वहां रख दिया जाता था भगवान की सेवा वगैरह करने के लिए। तो दास देवदासी प्रथा या दास प्रथा था। देवदासी प्रथा थी और दास प्रथा की गुलाम बनाकर जो रखा जाता वो दास प्रथा था। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेगार का अभिप्राय क्या होता है? तो बेगार का अभिप्राय है बिना पारिश्रमिक तथा कम पारिश्रमिक के आधार पर कार्य करवाना। ठीक है, मतलब जो बड़े जो लोग हैं, जो साहूकार हैं, जो जमींदार हैं, जो पूंजीपति वर्ग है, वो गरीब लोग को उठा लिया दम पर, बाहुबल के दम पर उनसे पारिश्रमिक करवा रहे हैं और उनको पैसा नहीं दे रहे हैं, या 5 रुपए का काम करवा 1 रुपए दे दिया। ठीक है, या कहने का मतलब दिन भर काम करो, दिहाड़ी बनी 500 रुपए और दिया गया उनको साथ सिर्फ 300 रुपए। तो ये जो है ये बेगार की सूची में आता है। ठीक है, बेगार क्या है? बेगार वह परिश्रम या वह काम जो जिसकी बजाय आपको कम पैसा दिया जाए, ना दिया जाए। इसमें बंधुआ मजदूरी भी शामिल है। बंधुआ मजदूरी मतलब बाँध लिया गया। बंधुआ मतलब ये होता है बाँध लिया गया, ठीक है? बाँध कर जो काम करवाया जाए कि चलो भैया करो, बाहुबल के आधार पर। इस पर भी अनुच्छेद यह रोक लगाता है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो इसके लिए संविधान ने कुछ प्रमुख जो है कि कानून बनाए हुए हैं, जिसमें है न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, समझौता मजदूर एक्ट 1970, बंधुआ मजदूर श्रम व्यवस्था समाप्त एक्ट 1976, समान पुरस्कार एक्ट या जैसे पारिश्रमिक श्रम श्रम एक्ट 1976। सबको समान वेतन दिया जाएगा, वो यही बात कह रहे हैं इसमें, ठीक ना। अगले अपने पेज पर चलते हैं। देखिए, राज्य लोग प्रयोजन या सार्वजनिक कल्याण के लिए अगर अनिवार्य भर्ती सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका शोषण नहीं माना जाएगा। सरकार ऐसा कर सकती है कि किसी मान लीजिए लड़ाई हो गई, ठीक है? उसमें से सेना ने बाहर से किसी विदेशी ने आक्रमण कर दिया, हमारी सेना लड़ रही है, सेना कम पड़ रही है, भगवान न करे, या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि जब किसी विशेष स्थान का या पूरे देश के कुछ लोगों को या पूरे देश के लोगों को अगर सरकार सेना में या किसी भी अनिवार्य भर्ती के रूप में लागू करती है, तो उसमें इसका शोषण नहीं माना जाएगा। ठीक, इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, 23 का 1 था, लेकिन अब 23 का 2 इस लाइन के साथ, इस वाली लाइन के साथ जुड़ जाता है। क्या चीज? 23(2) जुड़ता है। 23(2) क्या कहता है कि इन सेवाओं में केवल धर्म, जाति, प्रजाति अथवा वर्ग, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप इस धर्म के हैं तो आइए आपको चलना है, या आप इस धर्म के तो आपको इस सेना में लड़ाई के लिए किसी भी काम के लिए आपको नहीं जाना है, जो भी, या आप इस जाति के हैं तो आपको चलना है, आप इस जाति प्रजाति के हैं तो नहीं जाना है, आप इस वर्ग के हैं तो आपको काम करना ही पड़ेगा, इस वर्ग के नहीं करना पड़ेगा, या सिर्फ हम इसी वर्ग को ले रहे हैं, इस वर्ग को नहीं ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ केवल, ये ध्यान रखिए, केवल, इसमें लिंग नहीं है, यानी लिंग के आधार पर शायद भेदभाव कर सकती है सरकार की महिलाओं को ना भेजा जाए, महिलाओं को ना लिया जाए,
ठीक है, आगे चलते हैं अपने उसमें। अगला अनुच्छेद हमारा क्या कहता है? हमारा अगला अनुच्छेद कहता है 24 की कारखाने इत्यादि में, ठीक, बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध होगा। बालकों को, ठीक है, ऐसे ऐसे कारखानों इत्यादि में जहां पर संकट का खतरा रहो, ठीक है, संकट वाला खतरनाक कार्य जहां किए जाते हो, वहां 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वहां पर नहीं रहना लगाया जा सकता है। ठीक है, ये राज्य और व्यक्ति दोनों के खिलाफ, ये सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं है कि ठीक है, राज्य तो नहीं कर रहा है लेकिन हम ऐसा फैक्ट्री डाल रखे हैं जिसमें बच्चों के जीवन खतरा हो सकता है, कोयला का है, चूड़ी वगैरह बनाने में भी काफी सारे ऐसे गैस वगैरह निकलते हैं, किसी भी ऐसी जिसमें उसके जीवन को खतरा हो, संकट वाली बात हो, खतरनाक कार्य करना हो, 14 वर्ष से कम का अगर बच्चा है तो वो उसके खिलाफ अपने उसका मानव मौलिक अधिकारों का जो है वो उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सीधा खटखटा सकता है। ठीक है, ये इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये मौलिक अधिकार राज्य के साथ साथ आम व्यक्ति पे भी लागू होता है। ये नहीं कि राज्य नहीं करेगा, व्यक्ति भी नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें कि आप जो घर में बोतल में पानी भरते हैं, जो मम्मी पापा के कहने पर आप बोतल में पानी भर देते हैं, वो किसी भी प्रकार के बाल श्रम में नहीं आएगा। घर के लिए जो काम किया जाएगा वो बाल श्रम में नहीं आता है। वरना आप लोग कल उठ के कहेंगे हम पानी नहीं भरेंगे, सिर्फ पी पी कर रखेंगे और ये बाल श्रम में आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए इसको बाकायदा मेंशन किया गया है कि ये बाल श्रम नहीं है। बोतल पानी पीजिए, बोतल भर कर पिए। अच्छा, बच्चों के प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार का पूरक है। ठीक है, यानी कि शोषण उनका छुड़ाकर, शोषण का जो उनका हो रहा है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, उसमें से शोषण में से छुड़ाकर कारखानों में से खतरनाक जो फैक्ट्री है उससे निकाल कर उनको फ्री में 14 वर्ष तक पढ़ाई कराना है। प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अधिकार अनुच्छेद 21 का हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। यानी ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे के पूरक हैं, वही यह लाइन कह रही है। ठीक, इसके लिए संसद के द्वारा कुछ प्रमुख विधियां बनाई गई हैं बच्चों के बचाने के लिए। तो देखो, बच्चों को रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, प्लांटेशन मजदूर अधिनियम 1951, मोटर ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट मजदूर अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, व्यापारी जहाज अधिनियम 1956, बीड़ी सिगार कार्य अधिनियम 1966, बाल श्रम अधिनियम 1986, बाल श्रम शोषण अधिनियम 2016। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो 2016 में इसमें संशोधन किया गया, ये 1986 वाला जो बाल श्रम अधिनियम 1986 है, इसमें जो है 2016 में संशोधन किया गया और संशोधन में इसका नाम बदल दिया गया। नाम बदल के क्या कर दिया गया? तो नाम बदल के बाल एवं किशोर श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, है ना? ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले पेज पर हमारा अगला पेज, चूंकि हम लोग अभी तक बालकों से संबंधित देख रहे थे, तो उसी संदर्भ में हम लोग एक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया था 2007 में, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसे 2007 23 फरवरी 2007 को गठन तो किया गया, लेकिन ये जो 2005 के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक है, तो अगर ये अधिनियम पूछे तो 2005, ये याद रखिएगा। ठीक है, और पूछे कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण का आयोग का गठन कब हुआ, तो 2007। ठीक है, अधिनियम लाया गया 2005 में और गठन हुआ 2007 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो मुख्य उद्देश्य यही रहा कि अत्याचार और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में कार्य करना। जो प्रथम अध्यक्ष थी वो थी शांता सिन्हा और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रियंका कानूनगो। ठीक है, वर्तमान में कौन है? प्रियंका कानूनगो। इसमें कुल सदस्य 6 हो सकते हैं। ठीक है, और 2 महिलाएं इसमें अवश्य होंगी, ये जरूरी है, 2 महिलाएं अवश्य होंगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। ये थोड़ा मुझे लगा कि इसको शामिल किया जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है चूंकि, तो मैंने शामिल कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार पर। देखिए, हमारा अगला मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हमने जिस जिस प्रश्न के साथ शुरू किया था उस प्रश्न का जवाब आपको यही मिलेगा। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 ये कहता है, ये देखिए 25 से 28 तक है, पहले तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक, मानने, अंतःकरण मतलब आंतरिक रूप से, मन के भीतर से ही कि हमको भैया इस देवता को मानना है, हम शंकर जी को मान रहे हैं, हम बजरंगबली को मान रहे हैं, हम अल्लाह को मानेंगे, हम खुदा को मानेंगे, जो भी हो। ठीक है, तो अंतःकरण आंतरिक रूप से जिसको भी मानने की हमको स्वतंत्रता है, हमारा मन करेगा तो हम शंकर जी के नारे लगाएंगे, बजरंगबली के नारे लगाएंगे, राम जी के नारे लगाएंगे, जो करना है करेंगे। ठीक है, उसका से धर्म को अबाध रूप से माने, बिना किसी के बिना किसी के बाधा से हम इसको मानेंगे। ठीक, और उसको आचरण करेंगे। आचरण का मतलब हम उसको अपनाएंगे,
ठीक है, हमको सूर्य देव को जल देना, हमको एक पैर पे हमको लग रहा है खड़े कर देना, तो हम एक पैर पे देंगे। आपको दो पैर पे लग रहा है, आप दो पैर पे खड़े कर दीजिए। आपको नहीं लग रहा है, नहीं देना, मत दीजिए। ठीक, प्रचार करने, हमको जब ये हमने पहले इसको माना है, उसके बाद से हमने इसको बाद किसी की बाधा हमको बीच में नहीं आएगी। हमको जैसा मर्जी वैसे रूप से अपनाए हैं, आचरण किए हैं, उसके बाद से हम इसका प्रचार करेंगे। प्रचार करेंगे, शिवो हम ब्रह्मास्मि, ठीक है, जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे लगाते हुए सबको फैलाएंगे, उनकी अच्छी बातों को बताएंगे। इसकी भी हमें स्वतंत्रता है। एक बार 25 से लेकर 28 तक सारे अनुच्छेदों को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद से मैं इनको ऐसे याद करने का तरीका बताऊंगा जो आप आजीवन कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और देखिए, उसके बाद से बात आती है अनुच्छेद 26 की, कि अनुच्छेद 26 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक, धार्मिक कार्यों के प्रबंध, ये जो अनुच्छेद है ये एक समूह के लिए है, संघ के लिए है, जो कि धर्म के बढ़ावा के लिए काम करते हैं, उनको प्रबंध करने की ये अधिकार प्रदान करता है। देखिए क्या कहता है ये, तो ये कहता है कि यह देखिए धार्मिक समूह एवं वर्गों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, वर्गों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें क्या क्या शामिल है, देखिए इसमें दान की प्राप्ति के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनको बनाए रखना, ये भी धार्मिक प्रबंध के अंतर्गत ही आएगा। साथ में धार्मिक कार्यों का प्रबंध, अचल या चल संपत्ति का अर्जन, और साथ ही में विधि के अनुशासन प्रशासन करना जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसी में उच्चतम न्यायालय ने तीन तीन तरह शर्तें बताई हैं कि तीन शर्तों में कौन जो है धार्मिक संप्रदाय कहलाएगा, धार्मिक संघ कहलाएगा। संप्रदाय ने, संघ कह लीजिए, समुदाय कह लीजिए, समुदाय कहलाएगा। ठीक है, क्या क्या, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं अकेला खड़ा होकर नहीं कह सकता हूँ, नहीं, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद दूसरा है जिनका विश्वास एक समान हो या एक समान तंत्र के लिए हो। एक समान तंत्र का मतलब एक मत के लिए हो। ठीक है, नहीं कि ये नहीं कि एक किसी और धर्म को मान रहा है, एक किसी और धर्म को मान रहा है उसी समूह के अंदर, नहीं, सभी लोग एक को मानेंगे तभी तो समुदाय होगा, वरना तो आप अपने घर में, अपने घर में किसी, क्या मतलब है। ठीक है, साथ में इसका एक अन्य समान संगठन होना चाहिए, मतलब इनका एक सामान्य संगठन, मतलब नॉर्मल वही जिस तरह से बाकी संगठन होते हैं उसी तरह होना चाहिए। इनका एक विशिष्ट नाम भी होना चाहिए। ठीक है, नाम होना चाहिए, मतलब कागजी तौर पर आप रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक, उसके बाद से अनुच्छेद 27 धार्मिक उद्देश्यों हेतु करारोपण प्रतिबंध की बात करता है। ठीक, धार्मिक, इसमें देखिए ये जो लोग सिर्फ कर नहीं लेगी सरकार, सिर्फ उतना नहीं है, उसमें देखिए क्या है कि ये है सरकार कर तो नहीं ले सकती, लेकिन शुल्क लेगी। शुल्क लेने का मतलब ये है कि सेवा प्रदान करना। शुल्क, कर हमसे और आपसे लेती है तो जरूरी नहीं कि सेवा प्रदान करे, लेकिन शुल्क लेगी अगर तो वो सेवा प्रदान करेगी। ठीक, किसी मान लीजिए बड़े धार्मिक गुरु का या किसी का भी अगर वो लगता है तो उस पे सरकार उससे पैसे लेकर उनकी सिक्योरिटी प्रदान कर सकती है। ठीक है, उस पे उनकी सुरक्षा के लिए मुहैया कर सकती है। बाकी जो भी सेवा वगैरह देना होता है वो प्रदान कर सकती है। वही पहली लाइन में कहा जा रहा है कि वह सेवा ले सकती है, शुल्क के बदले वह सेवा उपलब्ध करवाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है कि राज्य सभी धर्म के लिए समान महत्व देते हुए धार्मिक कार्यों तथा धार्मिक उत्सव के प्रबंधन हेतु सरकारी धन का उपयोग कर सकता है। एक चीज इसमें याद रखिएगा, सभी धर्म के, राज्य के सभी धर्म के समान महत्व देते हुए, ठीक, वो अपने सरकारी धन से पैसा निकाल कर दे सकता है, चाहे धार्मिक कार्य हो या धार्मिक उत्सव हो, लेकिन सभी धर्मों के लिए। ये नहीं कि कोई किसी अन्य धर्म का वो आ रहा है तो चुपचाप बैठे हैं, चुपचाप एकदम इग्नोर किए हुए हैं, और जब किसी और धर्म का आ रहा है तो खूब पैसा लुटा रहे हैं, जैसा मर्जी वैसा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए इसमें एक चीज और क्या कर रहा है, राज्य सरकारी धन को किसी विशेष धर्म संप्रदाय की उन्नति के लिए नहीं खर्च करेगी। ठीक है, के लिए उपयोग नहीं करेगी, खर्च नहीं करेगी। ठीक है, ये आपके दिमाग में पूरा बैठ जाना चाहिए कि मतलब ए है तो पता लगा कि इसको उठाने के लिए राज्य पूरा अपना पैसा लगा रही है, वो कर रही है सब कुछ। धार्मिक महोत्सव आ रहे तो पैसा भी दे रही है, उत्सव आ रहे तो भी इनको सपोर्ट कर रही है, और जब बी की बारी आ रही है तो राज्य जो है चुपचाप बैठा पड़ा है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, यही कह रहे हैं अनुच्छेद। ठीक है, और कर तुमसे लेगा नहीं, ये पहले में ही कह दिया गया कि टैक्स कोई भी नहीं लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा और उसके बदले आपसे, हम आपको सेवा देंगे। अब बारी आती है अनुच्छेद 28 की। तो अनुच्छेद 28 क्या कहता है, तो शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की छूट। अब क्या कह रहा है, इसको हम समझाते हैं। भारत में कोई भी धार्मिक समुदाय अपने धार्मिक मान्यताओं के संरक्षण के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक, कि किसी भी धर्म को लग रहा है कि हमारे उसका खतरा है तो अपने बचाने के लिए जो है, संरक्षण के लिए धार्मिक मान्यताओं को एक संस्था बना देगा। क्लियर, उसके बाद से राज्य द्वारा निर्मित या पूर्णतः वित्त संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था में
कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा या तो निर्मित हो या पूर्णतः वित्त द्वारा संचालित हो, किसी भी शैक्षिक संस्था हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन वे शैक्षिक संस्थाएं जो राज्य द्वारा अनुदान प्राप्त हैं तथा मान्यता प्राप्त हैं, ऐसी स्थिति में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन तब बच्चे की सहमति से, या बच्चा अगर वो है क्या नाम, माइनर है, ठीक है, अल्पवयस्क है, तो उसके गार्जियन, अभिभावक की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक। साथ में एक और अन्य बात है कि निजी संस्था जो किसी ट्रस्ट द्वारा संचालित है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर मान लीजिए मैंने अपना एक स्कूल खोला है, तो मेरी मर्जी है कि मैं उसमें कौन से धार्मिक शिक्षा दूं या ना दूं, उसमें कोई राज्य का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है। तो हमने आपसे कहा था कि कैसे हम आपको याद करने का तरीका बताएँगे, एक ऐसा तरीका बताएँगे जो जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं, है ना? साथ में ये भी बताएँगे कि भारत एक राज्य के रूप में उसकी नज़र में धर्म क्या है। तो हमने ये पहले हम आपको बताते हैं कि भारत के नज़र में, उस राज्य की नज़र में धर्म का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। हमने अपने प्रस्तावना वाली क्लास में भी आपको बताया था कि भारत और अमेरिका के संदर्भ में अगर बात की जाए तो क्या अंतर है धर्मनिरपेक्षता में। तो भारत का हम अगर इस वक़्त बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया में धर्मनिरपेक्षता का सीधा-सीधा अब तक जो आपने पढ़ा है, उसमें यही महत्व है कि ए, बी, सी, डी 4 मान लीजिए अगर कोई धर्म के यहाँ लोग रह रहे हैं, तो भारत एक राज्य के रूप में, यहाँ की राज्य का रूप मतलब राज्य जो है, यानी कि इंडिया, वो जो है इन चारों को सबको समान रखेगा, सबको समान रूप से। अगर यहाँ दिवाली में पैसा दे रहा है, तो यहाँ ईद में देगा, ठीक है? फिर यहाँ पे गुरु नानक जयंती में देगा, फिर यहाँ पे आपको 25 दिसंबर के लिए देगा, है ना? सबको बराबर 5-5 रुपए देगा, ठीक है? क्लियर। यही भारत की धर्मनिरपेक्षता है कि सभी धर्म भारत के नजर में सभी धर्म समान है, सब बराबर है, कोई ऊपर या नीचे नहीं है। एक शॉर्टकट में हम आपको अमेरिका का बता दें, तो अमेरिका के बारे में अगर बात की जाए, तो अमेरिका की नजर में ना वो इसको देगा, ना वो इसको देगा, ना इसको देगा, ना इसको देगा, किसी को एक भी रुपए नहीं देगा। ठीक है, वो चुपचाप बैठा रहेगा, जिसको जो मर्जी वो करो। ठीक है। इंडिया के संदर्भ में ये भी है कि आवश्यकता पड़ने पर वो इसके लिए भी कानून बना सकता है, इसके लिए भी कानून बना सकता है, इसके लिए भी कानून बना सकता है, इसके लिए बना सकता है। सबके लिए वो एक समान कानून बना सकता है। ठीक है। सबके लिए वो सब उसके लिए समान है, एक समान है, एक नज़र में ही सबको देखेगा, एक तराजू में सबको तोलेगा, एक साथ सबको उसको हैंडल करना है, क्लियर? अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 से 28, ठीक है? तो अनुच्छेद 25 और 26 में हमने आपको बताया था, 25 में था कि पहले आपको मानने की, ठीक है? ये हैं आप, ठीक है? ठीक? ये हो गए आप, हम आपको ऐसा याद कराएँगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक? थोड़ा हाथ-पैर छोटे हैं, ठीक? ये है आप अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 25 की बात में ये है कि आपको मानने की स्वतंत्रता है कि आप जैसे मर्ज़ी वैसे मानिए। आपने बहुत कुछ अध्ययन किया, आपने बहुत जगह से राय विचार लिए, लोग प्रचार-प्रसार कर रहे थे, इस धर्म का, उस धर्म का, सबका आपने सुना और आपको लगा कि हम शंकर जी को मानेंगे, ठीक? आपको लगा कि हम शंकर जी को मानेंगे, आपने शंकर जी को मानना शुरू किया। आपने उसको अंतःकरण किया, उनके तरीके से आपने पूजा करना, उसको आचरण अपनाया, शंकर जी के माला का जप शुरू कर दिया, शिव तांडव स्तोत्रम पढ़ने लग गए, ठीक है? याद कर लिया। उसके बाद से आप उसको प्रचार करने लगे। जो भी आता है उसको शंकर जी के गुणगान बताते, ठीक है? तो ये रहा अनुच्छेद 25, ठीक? जिसमें आपको मानने, ठीक? किसी की कोई बाधा नहीं रहेगी, मानने, उसको प्रसार करना और आचरण करने के। मन करे तो आप ओम नमः शिवाय का जप करिए, मन करे तो आप शिव तांडव स्तोत्रम पढ़िए, ठीक है? या मन करे तो रुद्राष्टकम पढ़िए, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक? उसके बाद से जब ये आपने प्रचार-प्रसार कर दिया, तो उसके बाद से अनुच्छेद 26 की बारी आती है। आपने कहा इससे काम नहीं चल रहा है, अब हम एक संघ बनाएँगे। आपने सभी शंकर जी के भक्तों को इकट्ठा किया, शिव भक्तों को, और उसके बाद से एक संघ बनाया। उसका नाम रख दिया आपने, जो नाम रखना है, ठीक है? शिवाय नाम रख लीजिए, मान लीजिए आपने उसका नाम रखा शिवाय, ठीक है? ये एक संघ समुदाय बना दिया और इस समुदाय से अब आप और प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, ठीक है? आपको और प्रचार-प्रसार करने का, तो आपको मैनेजमेंट, मान लीजिए इसमें 10-12 लोग एक साथ शामिल हो गए, ठीक है? तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? प्रचार-प्रसार कब करना है, कहाँ करना है, ठीक है? कैसे लोग आ रहे हैं तो कैसे लाइन लगवाना है, अगर लंगर चलवा रहे हो तो किस लाइन से लाना है, किस लाइन से लेके जाना है, ठीक है? हर चीज़ जो मैनेजमेंट का आपका अधिकार है, प्रबंध करने का। चूँकि आपने एक संघ बनाया, हमने बताया कि संघ के लिए तो शिवाय नामक आपने एक संघ बना लिया और ये अनुच्छेद 26 कहता है कि आप उसका प्रबंध करेंगे। 25 में पहले आप अपनाएँगे, उसके बाद से आप फैलाएँगे 25 में ही, ठीक? लोगों लोगों को जोड़ेंगे और उसके बाद से 26 में एक संघ बनाकर क्या करेंगे कि आप जो प्रबंध करेंगे उन सब चीज़ों का, ठीक? पैसा आएगा, चूँकि आप लंगर के लिए दान पेटी रखेंगे, पैसा आएगा, ठीक है? तो जब पैसा आने लगा 26 में, तो 27 में आप आकर और उसका चुपचाप से अपने जेब में रखेंगे, सरकार को उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। करारोपण की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? सरकार को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लंगर खिलाए, जो आपको दान पेटी में मिला, जो चढ़ावा मिला, जो भेंट मिली, वो आपने जेब में रखा, उससे कोई भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें आपने पुलिस से सहायता ली है, बहुत भीड़ हो रही है, तो आप पुलिस को जो चार्जेज़ होंगे, वो आपको देना पड़ेगा, शुल्क, जिसके बदले में सुरक्षा कराएगी या मुहैया कराएगी, वो भी हमने आपको 27 में समझा दिया। ठीक? इतना कुछ कर लिए। आप चूँकि आपके आपके ये जो हैं, आपके जो संघ के लोग हैं, इनके बच्चे-वच्चे हैं, ये स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ ये 28 लेकर जाएँगे, अनुच्छेद 28
कि भैया हम यहाँ पर आप लोग किसी भी धर्म को हमें नहीं पढ़ाना किसी भी धर्म को आप यहाँ पढ़ाया नहीं जाए क्योंकि हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक। लेकिन इसमें से किसी का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जाकर न जाकर अर्ध संचालित में जा रहा है, मान्यता प्राप्त में जा रहा है, तो इसकी परमिशन से वहाँ पढ़ाया जा सकता है। इसने कहा कि हमको नहीं पढ़ना है, आप हमको दूसरे धर्म का पढ़ा रहे हैं, हम नहीं पढ़ेंगे। इसने कहा कि नहीं, हाँ ठीक है, हम पढ़ेंगे क्योंकि आप हमारे धर्म का पढ़ रहे हैं। तो यही है आपका 25, 26, 27, 28। इस कहानी को समझिए, दिमाग में बिठाइए और फिर कभी ना भूलिए। चलिए अब अपने अगले उस पर चलते हैं, मौलिक अधिकार पर। हमारा अगला मौलिक अधिकार क्या कहता है? तो देखिए वो कहता है अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ अल्पसंख्यकों की बात की गई है। हम आपको बता दें कि भारत के संविधान में, चाहे अनुच्छेद 29, 30 हो या कहीं भी, अल्पसंख्यकों की परिभाषा नहीं दी गई, लेकिन आधार बताया गया है। 2 आधार पर अल्पसंख्यक होते हैं, भाषा और धार्मिक, ठीक है? कि कोई भाषा कितनी ज़्यादा लोगों के बीच बोली जा रही है और धर्म कितना है, ठीक? इसी में मुस्लिम को, ठीक? सिख को, ईसाई को, पारसी को, जैन को और बौद्ध को अल्पसंख्यक धर्म में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक? ये सभी जो हैं, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को अल्पसंख्यक में शामिल किया गया है, ठीक है? अनुच्छेद देखिए, हम लोग 29 तक पहुँच गए, तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 29 ये कहता है भाषा संस्कृति को संरक्षण का अधिकार है, ठीक है? कि भाषा और संस्कृति, भाषा के साथ-साथ संस्कृति, ये संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। इसमें 2 वो हैं सब क्लॉज़। देखिए 29 एक कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को किन्हीं वर्गों की भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का, उनका संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है? ये तो वही बात है जो 29 में कह रहा है, सीधा-सीधा वो यही है, ठीक है? भारतीय नागरिकों को, ठीक? या किन्हीं वर्गों को, ठीक? जिनकी भाषा है, वो है, मतलब कम लोग बोले जा रहे हैं। हमने बताया ना भाषा के आधार पर यहाँ पर। तो कम लोग बोले जा रहे हैं, तो अपने लिए वो जो है भाषा और लिपि को और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उनका अधिकार प्राप्त है। इसमें कोई राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा चीज़, राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में जाति, भाषा, प्रजातियाँ, धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश को नहीं रोका जाएगा। यहाँ राज्य ये नहीं कहेगा कि आपने तो अपने, मान लीजिए हम भोजपुरी के हैं, ठीक है? तो हम भोजपुरी बोलते हैं, तो हमारे भोजपुरी मान लीजिए कम संख्या, बस इतनी संख्या बोलने वाली, बाकी सब लोग इतना ज़्यादा संख्या बोलने वाले। हमने अपनी भाषा को बचाए रखने के लिए, उसमें सुधार के लिए, उसकी लिपि को बचाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, छठ को, जैसे महापर्व को बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक अब उसके लिए कुछ काम करना है, अधिकार है हमारे पास, ठीक है? तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग स्कूल बनवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, संस्था बनवा रहे हैं, तो राज्य ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ से कोई अगर जा रहा है, तो राज्य ये नहीं कहेगा कि यार तुम्हारा तो अपना है, तुम जाओ, तुम उसी में रहो, हमारे यहाँ तुम मत आओ। ठीक है? वही ये कहना चाह रहा है कि ये नहीं कि आपने, चूँकि आपके पास संस्था का अधिकार है, भाषा या धर्म के आधार पर आपने कुछ बचाने के लिए काम कर रहे हैं, तो बाद में राज्य ये कह दे कि नहीं, नहीं आपका तो, आप तो अपना कर रहे हैं ना, आप उसी में करिए, हमारे यहाँ मत आइए। वो यही कह रहा है कि राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, विद्यालयों में स्पेशली, ठीक है? जाति, भाषा, प्रजातियाँ, धर्म के आधार पर, भाषा और ये धर्म तो हो ही गया। इसी आधार पर तो है ही अल्पसंख्यक, जाति और प्रजाति भी, तो वो पहले ही से ही अनुच्छेद 15-16 में आपने देखा है ना? किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को नहीं रोका जाएगा, यही 29 का 2 कहता है। एक मेन यही है, अगर आप डिटेल में नहीं जाना चाहते तो अनुच्छेद 29 में यही याद रखिए, इसको छोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना। देखिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना, ठीक? व प्रबंधन का अधिकार। अनुच्छेद 30 क्या कह रहा है कि शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार। हमने आपको बताया कि हमारे यहाँ चूँकि भोजपुरी कम बोली जा रही है, लोग कम बोलने वाले हैं, हमको अपनी भाषा को बचाना, अपनी लिपि को, संस्कृति को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने एक स्कूल बनवा दिया, एक शिक्षण संस्थान खुलवा दिया, जहाँ पर हम पढ़ाएँगे, अपने बच्चों को सिखाएँगे कि क्या से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? तो उसमें भी 2 क्लॉज़ हैं। पहला क्लॉज़ ये कहता है कि भाषण और एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है? देखिए भाषण और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, ठीक? साथ ही राज्य अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षण संस्थानों की संपत्ति अर्जन पर निर्धारित राशि राज्य प्रदान करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें तो ये अधिकार प्रदान है ही, हम जो आपको बता चुके हैं। सेकंड लाइन में कह रहा है कि ये स्टेट है इंडिया, ठीक? हम जब अगर इस तरह से किसी भी प्रकार का स्कूल बनवाना चाह रहे हैं, कोई भी संस्था बनवाना चाह रहे हैं, तो हम राज्य से पैसा माँगेंगे और राज्य हमको देंगे। जो निर्धारित राशि है वो राज्य देंगे। इस आधार पर मना नहीं करेंगे कि आप तो भैया अपना अलग अलग ही राग अलाप रहे हैं। नहीं, वो हम अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए, चूँकि जो संस्कृतियाँ समाप्त होने के कगार पर हैं या जिनको ये डर है, उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसका फ़ायदा सब लोग उठा रहे हैं। ठीक है? फिर उसके बाद से अनुच्छेद 30 का 2, राज्य द्वारा शिक्षण संस्थानों को दिए गए अनुदान में इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये अल्पसंख्यक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। वही हमने कहा, यहाँ पर भी राज्य जब पैसे देने की बारी आएगी कि हम भैया अपने लिए भोजपुरी नामक भोजपुरियों को बचाने के लिए, एक भाषा को बचाने के लिए एक जो स्कूल बनाना चाह रहे हैं, उसमें पढ़ाई पढ़ाई कराना चाह रहे हैं, तो आप उनको वो दीजिए। तो यहाँ पर राज्य ये नहीं कहेगा कि आप अल्पसंख्यक हैं, हम आपको कम पैसा देंगे और चूँकि ये हमारे यहाँ का है, तो हम इसको ज़्यादा पैसा देंगे, नहीं। सबको निर्धारित राशि जो है, वो सबको जो फिक्स है, वो सबको राज्य देगी, ठीक है? उतना ही बराबर देगी, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चलिए अपने अगले पेज पर चलते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगले उसमें हम आए, तो देखिए अनुच्छेद 31 आपको भी पता है कि समाप्त हुआ किया जा चुका है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जो कि था संपत्ति का अधिकार, ठीक है? तो इसको अब कहाँ शामिल किया गया है? तो इसको अब अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया है। ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना? उसका से संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, ठीक? इसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय भी कहा था, ठीक? यह उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक बनाता है, ठीक? साथ ही इसमें जो है उच्चतम न्यायालय
इसमें ये प्रावधान है कि भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है उस डायरेक्ट, वैसे आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन इस आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं। ये आपको इतना शक्ति प्रदान करता है, ठीक है? उसके बाद से इसी इसी अनुच्छेद के तहत, इसी अनुच्छेद को हम बताएँ तो आपको मौलिक अधिकारों का रक्षक अनुच्छेद भी कहा गया है, ठीक है? कि ये बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है और इसी मौलिक अधिकार के तहत आप बाकी मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रिट की शक्तियाँ प्राप्त हैं। कौन-कौन सी हैं? आइए देखते हैं हम लोग। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ठीक है? इसमें ये कहा जाता है कि जो बंदी व्यक्ति है उसको सशरीर उपस्थित करो, हमारे सामने लेकर आइए उनको। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हम नहीं कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उस व्यक्ति उसको सशरीर हमारे सामने उपस्थित करिए, ठीक? ताकि वो ये जान सके कि यह इसको बंदी क्यों बनाया गया है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट जब उसको सामने बुलाया तो ये जान सके कि आखिर उसको बंदी बनाए जाने का कारण क्या है? यह सरकारी अधिकारी और निजी दोनों लोगों के खिलाफ मतलब जारी हो सकता है। ये नहीं कि सरकार के खिलाफ होगा। अगर आपको या किसी को भी किसी व्यक्ति ने अगर बंदी बना रखा है, तो फिर इसको जारी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? लेकिन इसमें कुछ मामलों में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वो कौन-कौन से मामले हैं? तो एक वो मामला है जिसमें आपराधिक सज़ा दी गई हो व्यक्ति को, ठीक है? आपराधिक की कैटेगरी में उसको सज़ा दी गई हो, साथ ही उसने न्यायपालिका की अवमानना किया हो या संसदीय विशेषाधिकार की अवमानना किया हो, ठीक है? न्यायालय को उल्टा-सीधा बोला हो या उसका आदेश ना माना हो या संसद को उल्टा-सीधा बोला हो या संसद का विशेषाधिकार के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं किया कि उसके अंतर्गत क्या शामिल है। उसमें कुछ है, वो हम लोग जब संसद पढ़ेंगे तो देखेंगे। न्याय क्षेत्र के बाहर हुई घटना कि मान लीजिए कि इंडिया के बाहर कोई ऐसी घटना घटित है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे बुला देगा? ठीक, उसके बाद से निवारक नजरबंदी के अंतर्गत बनाए गए कैदी। ये हम आपको बता चुके हैं कि उसके पास आपके मौलिक अधिकार सीमित हो जाते हैं निवारक नजरबंदी में। दूसरा उसके पास ये प्राप्त है परमादेश, ठीक? परमादेश मतलब मैंडमस। हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं इसका अर्थ होता है मैंडमस का। ये लैटिन शब्द से बना है निकला है। जिसका इसमें जो सार्वजनिक पद के ही लोगों को वो किया जाता है, आम व्यक्ति को नहीं। ये उनके खिलाफ जारी किया जाता है जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन में लापरवाही बरती हो या कार्य करने से मना किया हो, ठीक? उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को भी दे सकता है, ये भी ध्यान रखिए। उच्च न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय, हायर जो वो है कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को भी दे सकता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए किसी ए नाम के आदमी को एक काम दिया गया है कि आपको इसी सार्वजनिक पद पर इसीलिए बिठाया गया है। अब हम आपको बता दें, ठीक है? कि जितनी भी भर्तियाँ हो रही हैं, उन सभी भर्तियों के लिए चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट में हो, क्या होता है कि एक आयोग का गठन होता है, आयोग का गठन होता है या बोर्ड का गठन होता है, ठीक ना? उनका काम ही यही है कि आपको हर साल या मतलब जब भर्ती खाली तो भर्ती कराइए। आपको भी पता है कि पिछले साल यूपी टीजीटी, पीजीटी की भर्ती आई, फॉर्म भरा गया, अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है ना? तो इसलिए अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेकर रिट जारी कर सकती है कि आपको हर महीने सैलरी तो दी जा रही है इसी चीज़ के लिए। एक ऐसी स इस आयोग का गठन किया जा रहा है, एक ऐसे बोर्ड का गठन किया जा रहा है जिसका काम है कि भर्ती कराइए, भर्ती नहीं करवा रहे हैं, उसके सदस्य पैसे उठा रहे हैं और लेकिन भर्ती नहीं करवा रहे हैं। तो ये संविधान में ऐसा उल्लेख है, धरातल पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है जैसे कि जब बहुत जो आवश्यक होता है तो सुप्रीम कोर्ट लेता है, उसके पास भी इतना लोड है कि क्या-क्या करे, ठीक है? लेकिन खुद भी इन लोगों को सोचना चाहिए नैतिकता के आधार पर। आइए भटकते नहीं है, यहाँ पर ध्यान देते हैं। ए नाम का आदमी है, वो काम नहीं कर रहा है। उसका काम है कि ये देखना कि मान लीजिए उसका काम है कि शहर में ये देखना कि रोज़ साफ-सफाई हो रही है कि नहीं हो रही है। वो अपना घूम रहा है, फिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट में किसी ने याचिका डाली कि यार ये देख ही नहीं रहा है कि साफ-सफाई हो रही है कि नहीं और कूड़ा फैला है, जब से ये बना है तब से और कूड़ा फैलता जा रहा है और कूड़ा फैलता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा इसके खिलाफ कि आप हमें बताइए कि आप अपने कर्तव्यों को पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है? या आप उससे मना क्यों कर रहे हैं करने के लिए? फिर ये जवाब वो देगा जो भी होगा। देखिए, इसमें 2 लोगों को छूट प्राप्त है जो जिनके खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। वे हैं कौन? एक तो राज्यपाल हैं और दूसरे हैं राष्ट्रपति। इन दोनों लोगों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता है कि राष्ट्रपति साहब इस विधेयक पर आप साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्यपाल साहब आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है, इन लोगों के खिलाफ जारी नहीं कर सकता है, ठीक है? उसके वैसे भी ये पद में वो हैं, ठीक? आइए देखते हैं अधिकार परीक्षा। अगला है अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। एक अधिकार एक तरह से पूछा होगा अधिकार परीक्षा इन द सेंस कि अधिकार पूछा, ठीक है? ऐसे ऐसे याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट पूछता है सरकारी पद जो जिसने हासिल कर रखा है, ठीक है? कि सरकारी पद धारण करने वाले इस व्यक्ति से दावे की वैधता की जाँच की जाती है। इसमें ये है कि आप किसी व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति ने जाकर इस सीट पर बैठ गया, ठीक? जबकि वो इसका अधिकार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूछता है कि आप किस अधिकार से यहाँ पर बैठे हैं? आपका जब पोस्ट ये नहीं है या लगे कि ये धाँधली कर रहा है। इसमें 2 कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति करने में विधि का उल्लंघन हुआ हो और वह पद सरकारी हो या किसी कानून या संविधान के द्वारा सृजित किया गया हो। मान लीजिए आईएएस का पोस्ट है, ठीक है? कोई व्यक्ति वहाँ पे पता लगा उसने धीरे से घपला करके जैसे मर्ज़ी वैसे वो वहाँ पहुँच कर आईएएस की सीट पर किसी जिले का वो आईएएस बन जाता है, डीएम बन जाता है, आईएएस छोड़िए डीएम बन जाता है ना।
वहाँ पे जाकर वो इस पोस्ट पर बैठ जा रहा है और वो संचालन कर रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में या याचिका आ रही है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से भी, तो वो उसको रिट जारी करेगा, पूछेगा, उसका अधिकार पूछेगा कि आपको यहाँ पर बिठाने का अधिकार कहाँ से है? तो अगर उसने एग्ज़ाम देकर निकाला है, उसको क्या नाम है, यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम क्रैक करके और भारत सरकार से उसको यहाँ नियुक्ति मिली है, तब तो वो दिखाएगा, ठीक है? नहीं तो फिर वो जवाब देगा और फिर उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आगे कार्रवाई करेगा। तो यहीं पर इसका मतलब यही है कि सरकारी पद जो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है, उससे न्यायालय यह पूछता है कि आप किस आधार पर यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है? उसके दावे की जाँच करता है, ठीक? साथ में अगला हमारा वो है, या किस आधार पर आपने ये काम किया है, ठीक है? ये भी पूछ सकता है कि किस आधार पर, कि मान लीजिए भाई आईएएस ने यहाँ पर कुछ काम कर दिया और उसका जो जो उसके अधिकार के अंतर्गत नहीं था, उसके पावर में नहीं था वो चीज़ करना। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि आपने किस आधार पर, किस अधिकार से ये काम किया? तो अधिकार परीक्षा इन द सेंस कि आप याद रखिए, अधिकार पूछा उसने, किसका अधिकार है आपके पास है, ठीक है? उसका जो अगला है उत्प्रेषण सर्टियोररी, इसमें ये है कि इसका प्रमाणित करना अथवा मँगा लेना। ये किसी भी लोअर कोर्ट से अपने पास कोई भी जो है वो केस मँगा ले सकता है, ठीक है? बस ये इसमें ध्यान रखिएगा कि ये तभी मँगाता है कि जब उसने अपना निर्णय दे दिया हो। उत्प्रेषण में ये ध्यान रखिएगा कि उत्प्रेषण में वो तब मँगाता है जब उसने लोअर कोर्ट ने निर्णय दे दिया हो, ठीक है? और न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किया हो, ठीक है? तो जो है हायर कोर्ट, हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो अपने उससे मँगा सकते हैं लोगों से। अगला है प्रतिषेध या लास्ट है प्रोहिबिशन। इसमें ये है कि रोकना। प्रतिषेध मतलब होता है रोकना, आपको भी पता है। उच्चतम न्यायालय निम्न न्यायालय को, ठीक है, यदि कारण को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्याय कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ये तब जारी किया जाता है जब मामला विचाराधीन हो। ठीक है? जब मामला विचाराधीन हो तब ये जारी किया जाता है। विचार में अभी चल रहा हो, तब इसको जारी करके वो मान लीजिए हाई कोर्ट है किसी स्टेट का, उसने अपने लोअर कोर्ट को किसी भी मामले पर विचार चल रहा हो, सुनवाई चल रही है, तो उसपे उसको रोक लगा देगा और वो मँगा लेगा अपने पास, ठीक है? ऐसा है। लेकिन उस वाले में क्या था, उत्प्रेषण में क्या था कि वो जब फैसला दे दिया हो तब मँगाएगा, लेकिन इसमें जब ये चल रहा हो तभी मँगा लेता है, ठीक है? आइए, अब अगले अनुच्छेद पर चलते हैं, हमारा अनुच्छेद 33। तो अब अनुच्छेद 33 और 34 संसद से उससे सेना से संबंधित है, सैनिक बलों से संबंधित है। देखिए 33 क्या कहता है, संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सैन्य बलों और अर्धसैनिक बलों को सदस्यों को मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। ये अब की जगह अर्ध है, ठीक है? अर्धसैनिक बलों को, ठीक है? वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उनके बीच जो है वो बना रहे, क्या बना रहे? डिसिप्लिन बना रहे, है ना? इसमें इस आधार पर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते कि मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है? पता लगा कि आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप गए हैं अंदर काम कर रहे हो और बाहर आके सब बके जा रहे हैं कि वहाँ तो ऐसा है, वहाँ तो ऐसा है, वहाँ से इस रास्ते से जा सकते हैं, वहाँ से उस रास्ते से जा सकते हैं, फिर इधर से भी जा सकते हैं, वहाँ सिक्योरिटी कैमरा लगा है, वहाँ नहीं लगा है, वहाँ वाईफाई है, वहाँ नहीं है, वहाँ पे गार्ड रहता है, कुछ नहीं, ठीक है? वो आपके अधिकारों का हनन, मतलब ये इसीलिए इसको हनन किया जाता है, पता लगा आप बोल रहे हैं और कोई आतंकवादी ये सब सुनकर उसमें घुस जाए। यही सब कारण है और साथ में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी कारण है कि जो है उनको ये अधिकार समय के अनुसार और लगाई भी गई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगाई गई हैं। ठीक देखिए, सैन्य बलों के सदस्य वे कर्मचारी, अभी इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ वही हैं जो कि बंदूक लेके चल रहे हैं, जो ड्रेस पहन के चल रहे हैं, या फिर जो आपका लोअर से लेके हवलदार से लेके अपना ब्रिगेडियर वगैरह, कैप्टन वगैरह, ये सिर्फ़ इसमें यही शामिल नहीं है, इसमें कौन-कौन अन्य शामिल हैं, नाई भी है, बढ़ई है, मैकेनिक है, बावर्ची है, चौकीदार है, दर्जी है। ये सभी जितने भी काम करने वाले हैं सेना के उसमें, ये सारे सैनिक के इसके अंतर्गत शामिल होंगे। वरना पता लगा कि सर हम तो उस पोस्ट पर है ही नहीं, लेकिन नाई साहब कोई नाई बन के किसी तरह से अपना उसमें शामिल हो गया है और वो फिर वो वहाँ से लीक कर रहा है। तो ऐसा नहीं होगा। वो आके अपना व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। या ये भी नहीं होगा कि वो जहाँ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है अपना संपत्ति वो अनुच्छेद उसमें घूमने वाले में चला जाए, ये भी नहीं हो सकता है। उसकी सब सीमित है, ठीक है? सीमांत सीमा में बाँधा गया है हम लोगों को, ठीक है? देखिए इसके लिए संसद ने कुछ विधियों का निर्माण किया है, किस-किस विधियों का निर्माण किया है? सेना एक्ट 1950, एयरफोर्स एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950। ये तीनों 1950 में ही करके इन लोगों को कुछ लिमिट पहले ही ऑलरेडी बाँध दी है कि आपको इतने ही दायरे में रहना है, ठीक है? आप हर जगह अपना मुँह नहीं खोल सकते हैं, आप हर जगह अपना मौलिक अधिकार लेकर नहीं घूम सकते हैं। साथ में पुलिस फोर्स अधिकार परिसीमन एक्ट 1966 और सीमा सुरक्षा बल एक्ट 1968, इनके माध्यम से भी सरकार ने ये काम इनको सीमांकित करने का प्रयास किया है। देखिए उसके बाद से अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जब कहीं भारत में मार्शल लॉ लागू हो, क्या लागू हो? मार्शल लॉ। मार्शल लॉ लागू हो तो मूल अधिकारों पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। मार्शल लॉ लागू हो तो मार्शल लॉ क्या है? तो सेना का शासन, ठीक है? जब सेना का शासन लागू हो किसी क्षेत्र में या पूरे देश में या किसी राज्य में, किसी जिले में, तो वहाँ पर आम जो प्रशासन होता है उसकी वो समाप्त हो जाती है। वहाँ से सेना के द्वारा वहाँ पर प्रशासन चलाया जाता है। अभी तक तो भारत में नहीं लगा है। सेना के के अंदर सेना के अधीन जो है वहाँ पर प्रशासन आ जाता है और उस वक़्त संसद जो है प्रतिबंध लगा सकती है किसके? वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों पर। ये ध्यान रखिएगा। और अंतिम अनुच्छेद हमारा 35 क्या कहता है? तो अंतिम अनुच्छेद हमारा सारी अब तक जो हमने बात कहा, वो सभी कार्य करने की शक्ति जो है संसद को प्रदान की जाती है। सभी शक्तियाँ जो है संसद को प्रदान की जाती है। इसमें क्या-क्या? देखिए, रोजगार की नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था, ये हमने अनुच्छेद 15 में ही पढ़ा, उसके आधार पर भेदभाव कर सकती है, ठीक है? दूसरी चीज़
दूसरी चीज़ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश आदेश जारी कर सकती है, ठीक है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाने के लिए उनको कुछ अधिकार दे सकती है, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। साथ में सशस्त्र बलों, पुलिस बलों के आदि आदि के सदस्यों को मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा। साथ में ये भी है कि किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कर्तव्य हेतु क्षतिपूर्ति देना। अगर उसने ऐसा कुछ काम किया है जिससे वो हुआ है या उसको उसको लॉस हुआ है, तो उसको क्षतिपूर्ति सरकार दे सकती है। संसद के पास मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। वही बात है कि अगर मूल अधिकारों के तहत अगर आप कोई वो नहीं कर रहा है, उसको मान नहीं रहा है, नियम कानून बनाया जा रहा है, तो दंडित करने का भी कानून बनाने का अधिकार है। इसमें शामिल है खास तौर से अस्पृश्यता, छुआ-छूत को जो बढ़ावा दे रहा है, उसके लिए भैया कानून बनाया गया है, बनाया जा रहा है और आगे भी बनाया जाता रहेगा। उसके बाद से मानव के दुर्व्यापार, मानव को खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया और बनाया जा रहा है, बनाया जाता रहेगा। बलात्श्रम, बलात्श्रम मतलब वही बेगार बिना उसके बच्चों से काम कराना, बलात्संग मतलब बच्चों से काम कराने पर भी प्रतिबंध, इसके लिए भी कानून बनाया गया है और संसद के पास शक्ति प्राप्त भी कर सकती है। इसके अलावा इस संविधान के अस्तित्व में आने वाली कोई विधि तब तक प्रभावी रहेगी जब तक संसद द्वारा इसमें परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जाता। यानी आज की डेट में मान लीजिए, आज की डेट तक ठीक जो भी आपकी संसद ने अपने शक्ति का प्रयोग करके संविधान में चाहे हटाया है, संशोधित किया है, परिवर्तित किया है या वैसे का वैसा ही है जब से मूल संविधान आया है तब से, वो तब तक ऐसा ही बना रहेगा जब तक कि उसमें दोबारा संसद संशोधन करके या उसमें घटाकर या परिवर्तित ना कर दे। केंद्र विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है। ये सारी शक्ति जो हमने अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद खास तौर से 34 तक जितना भी पढ़ा, वही आपको अनुच्छेद 35 में बताया गया है कि ये संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक है? तो यह मौलिक अधिकार की छोटी-सी क्लास, छोटी-सी तो नहीं कहूँगा, 2 भागों में हम लोग इसको किए हैं, तो ये है भी बड़ी क्लास, ये इम्पोर्टेंट भी है और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैम की क्लास को हमें उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे और इस क्लास को भी देखिए, साथ में हमारे करंट अफेयर को क्लास को भी देखिए। अब नौकरी आपसे दूर नहीं है, एकदम आपके सामने है, बस आपको एक कदम बढ़ाना है। फिर मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है? और साथ में एक हम बात बताएँ कि जो भी वीकली करंट अफेयर का पीडीएफ है, वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जाता है। आप वहाँ से लेकर आप बाद में एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इमेज के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। करंट अफेयर ना देखना भूलिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी अगली क्लास में, जो कि है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है? मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।